स्वागत है आपका एक बार फिर से इस रहस्यमयी, डरावनी, अनोखी, अनजानी और अनसुलझी दुनिया में। क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? क्या आपने भी कभी भूतों को देखा है? क्या भूत सच में होते हैं? अगर वाकई भूत होते हैं तो वो कैसे दिखते हैं? क्या भूतों के पास सिर्फ एक सफेद साड़ी होती है पहनने के लिए? आखिर कहाँ रहते हैं ये भूत? भूत, पिशाच, चुड़ैल, डायन, आत्माएं, इन सब से जुड़ी बहुत सी सच्ची और रहस्यमयी घटनाएं आपने कभी न कभी जरूर सुनी होगी। ऐसे ही बहुत सी रहस्यमयी भूतिया कहानियां मैं आपको अक्सर सुनाती हूँ। तो आज की भी हमारी कहानी ऐसे ही एक भूतिया घटना पर आधारित है। तो दिल थाम कर बैठिए, अब मैं आपको ले चलती हूँ उस भूतिया दुनिया में। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए चलते हैं उस दुनिया में और कहानी की शुरुआत करते हैं। जल्दी जल्दी दफनाओ इस पनौती को, हमारे जीवन को नर्क बना दिया है। आज इसका खेल खत्म। एक अधीर आदमी, उसकी पत्नी और उसका बेटा, एक महिला जो शायद उनकी बहू थी, उसे शमशान घाट में दफना रहे थे। उसे दफना कर वो खुशी खुशी घर वापस आ गए और एक नए घर में शिफ्ट हो गए। आज उसके माँ बाप उसके लिए लड़की देखने जाने वाले हैं। माँ, वो कहीं वापस तो नहीं आएगी ना? सौरभ डरते हुए पूछता है। नहीं रे, उस असौभाग्यवती को दफना दिया है। अब तुम्हारे लिए एक गुणी और सौभाग्यवती बहू लाएंगे जो हम सब की जिंदगी में खुशियां भर देगी। वो तीनों एक अच्छे घर में जाते हैं। उन्हें वो लड़की बहुत पसंद आती है और लड़की वाले भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं। जल्द ही शादी का मुहूर्त देखकर शादी की तैयारी में लग जाते हैं और फिर शादी के दिन बड़ी धूमधाम से वर वधू के फेरे होते हैं। फिर शादी संपन्न हो जाती है। रात को सौरभ की नई पत्नी, जिसका नाम गीता था, वो साड़ी से अपने चेहरे को ढक कर बैठी हुई होती है। सौरभ उसके पास जाता है। जैसे ही वो धीरे धीरे उसका घूंघट उठाता है, पर ये क्या, सौरभ डर के मारे कांप जाता है। वहाँ गीता की जगह उसकी पहली पत्नी सुरभि बैठी थी और वो एक डायन बन चुकी थी। वो सौरभ के पास जाती है। सौरभ, आइए ना, क्या हुआ? दूर आओ तुम। तो तुम यहाँ कैसे? सौरभ कांपते हुए बोला। कैसी बातें कर रहे हैं? आपने ही तो मुझसे अभी शादी की है, सुरभि बोली। सौरभ ने कहा, पर मैंने तो गीता से शादी की है। तो तुम? सुरभि की आंखों की ज्वाला भड़क उठी। वो गीता नहीं, मैं थी। तुम लोगों से बदला लेने आई हूँ। क्या गलती थी मेरी? मैं तो जीना चाहती थी, लेकिन तुम लोगों ने मुझे असौभाग्यवती का कलंक लगाकर मार डाला। सुरभि रो पड़ी। मुझे माफ कर दो सुरभि, मैं मम्मी पापा की बातों में आ गया था। सौरभ डरते हुए बोला। माफी नहीं, अब सजा मिलेगी तुम तीनों को, सुरभि बेहद खौफनाक आवाज में बोली और सौरभ को मार डाला। सौरभ की चीख सुनकर उसके मम्मी पापा दौड़ते हुए आए, लेकिन जब सुरभि को देखा तो वहाँ से डर के मारे भागने लगे। लेकिन सुबह उन तीनों की लाश उनके घर के बाहर मिलती है, जिसे बहुत बुरी तरीके से नोच नोच कर मारा गया था। अब चलिए मैं आपको सुनाती हूँ कुछ महीने पहले की कहानी। सुरभि बेटा, कहाँ हो तुम? सुरभि के दादाजी मूलचंद बोले। क्या हुआ दादाजी? सुरभि दादाजी के पास आकर बोली। मूलचंद ने कहा, अरे बेटा, जरा जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। सुरभि ने कहा, क्या दादाजी, मैंने आपको कितनी बार कहा है मुझे अभी शादी नहीं करनी। अभी मैं नौकरी करना चाहती हूँ, अपने दादाजी की सेवा करना चाहती हूँ। मूलचंद ने कहा, अरे बेटा देखो, मेरी उम्र अब ज्यादा नहीं बची है। जब तक जिंदा हूँ तब तक तुम्हारी शादी और तुम्हारे बच्चों को देखना चाहता हूँ। आखिर तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? सुरभि ने कहा, दादाजी आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अभी तो आपको मेरे बच्चों के बच्चों की भी शादी करवानी है। मूलचंद ने कहा, नहीं बेटा, बस तुम्हारी शादी करवा दो, फिर तुम्हारे मम्मी पापा के वचन से मुक्त हो जाऊंगा और चैन से मर जाऊंगा। सुरभि ने कहा, ओके, आप यही चाहते हैं तो ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप दोबारा अपने मरने की बात नहीं करोगे। सुरभि के माता पिता नहीं थे। बचपन से वो अपने दादाजी के साथ ही रहती थी, वो ही उसका परिवार थे। तभी गाड़ी का हॉर्न बजा। उसमें से सौरभ और उनके माता पिता निकले। मूलचंद उन्हें आदर से अंदर बिठाते हैं और सुरभि को आवाज लगाते हैं, बेटा सुरभि, सबके लिए चाय लाओ। सुरभि चाय लेकर आती है। वो आज बहुत सुंदर लग रही थी। चाय पीने के बाद
भाई हमें तो लड़की बहुत पसंद है, अब यही हमारे घर की बहू बनेगी, सौरभ की मम्मी बोली। तभी सौरभ के पापा कुछ फुसफुसाए, लेकिन सौरभ की मम्मी उन्हें चुप करा देती है। मूलचंद ने कहा, अरे ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा सुरभि, तुम्हें तो कोई ऐतराज नहीं है ना? ये सुनकर सुरभि शर्मा कर चली गई। चलो तो ठीक है, जल्दी से शादी की मुहूर्त देखकर शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। इसके बाद सौरभ और उनके माँ बाप गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं। बीच रास्ते में सौरभ के पापा बोल पड़े, ये क्या किया तुमने? पता है ऐसा करने से कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है। हमारे बेटे की कुंडली को देखकर हमारे गुरुजी ने क्या कहा था कि इस घर में वही लड़की बहू बनकर आ सकती है जिसने अपने जीवन में किसी का खून किया हो, उसे ही हमारे कुल देवता स्वीकार करेंगे। अरे चुप रहिए, उनका जायदाद देखा है, अकेले वारिस है, और ये सब ना पुराने जमाने की बातें हैं, आप चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा, सौरभ की मम्मी बोली। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो मौत को बुलावा दे रहे हैं। आखिरकार शादी का दिन आ गया। शादी होने के बाद दुल्हन का गृह प्रवेश हुआ। जब सुरभि लोटे के चावल को गिराती है तो उसमें से काले रंग के चावल निकलते हैं, और वो भी बहुत गंदी दुर्गंध से भरे हुए। धीरे धीरे लोग उसे भूल गए, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर से वो घटना शुरू हो गई। सौरभ का बार बार एक्सीडेंट होना, सौरभ के पापा को पागलपन की अटैक आना, और बहुत कुछ। सभी सुरभि को दोष देने लगे, सभी लोग उसे डायन मानने लगे। एक दिन जब सुरभि घर में नहीं थी, तभी सौरभ और उसके माँ बाप के सामने उसके कुल देवता प्रकट हुए। वे खौफनाक और डरावने लग रहे थे और गुस्से में बोले, इस घर के रिवाज को तुम लोगों ने तोड़ दिया, अब तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। नहीं, हमें माफ कर दीजिए, हमें मत मारिए, कोई तो उपाय बताइए। थोड़ी देर बाद सुरभि घर आती है। घर में अंधेरा था। वो स्विच को दबाने के लिए आगे बढ़ी, तभी किसी ने पीछे से उस पर वार किया और वो गिर पड़ी। तभी एक आवाज आई, आज से इस असौभाग्यवती का किस्सा खत्म। ये सौरभ की मम्मी थी। फिर वे उन्हें घसीटते हुए दफनाने ले गए और जमीन में दफन कर दिया। लेकिन वो अभी जिंदा थी, और जब होश में आई तो बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर में वो मर गई। वो लोग वहाँ से खुशी खुशी चले गए। तभी वहाँ एक साया उत्पन्न हुआ, जिसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें बिल्कुल लाल, जैसे गुस्से से आग बरस रही हो, और वो आगे बढ़ी अपने मकसद को पूरा करने के लिए। और बाकी की कहानी तो मैंने आपको पहले ही सुना दी। रेस्ट हाउस के आगे जैसे ही फॉरेस्ट ऑफिसर संदीप सिंह की जीप रुकी तो रेस्ट हाउस का चौकीदार राजू जीप के पास आकर बोला, नमस्ते साहब। तभी जीप का ड्राइवर सुखवीर जीप से उतरा और राजू से बोला, कैसे हो राजू? अच्छा हूँ ड्राइवर साहब, राजू ने कहा। ये है हमारे नए साहब, इस इलाके का दौरा करने आए हैं और 2-4 दिन यहीं रुकेंगे, सुखवीर ने कहा। बहुत अच्छी बात है ये तो, राजू ने कहा। तो साहब का सामान जीप से उतार कर कमरे में पहुंचा दो, सुखवीर ने कहा। जी साहब। और ऐसा कहकर राजू ने फॉरेस्ट ऑफिसर संदीप सिंह का सामान जीप से उतारा और रेस्ट हाउस के कमरे में रखकर बाहर आ गया। और फिर उसने पूछा, साहब आप लोग चाय वगैरह लेंगे? मैं तो चाय नहीं दूंगा, तुम साहब को चाय पिलवाओ, मैं तो अब चलूंगा क्योंकि मुझे वापस भी लौटना है, सुखवीर ने कहा। ठीक है सुखवीर, तब तुम जाओ और शनिवार को मुझे वापस लेने आ जाना, फॉरेस्ट ऑफिसर संदीप सिंह ने कहा। ठीक है साहब, तब मैं चलता हूँ। और ऐसा कहकर सुखवीर जीप में जा बैठा और फिर जीप स्टार्ट करके वो चला गया। उसके जाते ही राजू ने संदीप सिंह जी से पूछा, साहब चाय के साथ कुछ पकोड़े वकोड़े लेंगे, तल दूं क्या? नहीं, मैं सिर्फ चाय लूंगा, संदीप सिंह बोले। ठीक है साहब। और ऐसा कहकर राजू रसोई घर की तरफ चला गया और फॉरेस्ट ऑफिसर संदीप सिंह रेस्ट हाउस के बरामदे में पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। राजू कुछ ही देर में चाय लेकर हाजिर भी हो गया। तब संदीप सिंह जी ने उससे पूछा, तुम यहाँ अकेले रहते हो? हाँ हुजूर, राजू ने कहा। बीवी बच्चे कहाँ हैं तुम्हारे? संदीप सिंह ने पूछा। साहब क्या बताऊं, मेरी बीवी बहुत पहले ही गुजर गई, अपने 2 बच्चों को छोड़कर, राजू ने कहा। तो बच्चों की देखभाल कौन करता है, क्योंकि तुम तो यहाँ अकेले रहते हो? संदीप सिंह ने पूछा। जी मेरी माँ करती है, राजू ने कहा। राजू से बात करते करते संदीप सिंह की चाय खत्म हो चुकी थी, तो वे राजू से बोले, मैं जरा इलाके का चक्कर लगा कर आता हूँ। ठीक है साहब,
लेकिन झील के किनारे जो बंगला है उस और मत जाइएगा, वो जगह ठीक नहीं है। आप यहाँ नए हैं इसीलिए बता रहा हूँ, राजू ने कहा। क्यों, वो जगह ठीक क्यों नहीं है? संदीप सिंह ने पूछा। लोग कहते हैं कि वो जगह भूतिया है, वहाँ आत्माएं भटकती है, राजू ने बताया। अरे ये सब बेकार की बातें हैं, मैं ये सब नहीं मानता, संदीप सिंह बोले। अगर आप इन सब बातों को नहीं भी मानते तो भी अंधेरा होने से पहले आप लौट आइएगा, राजू ने फिर कहा। फिर संदीप सिंह घूमने निकल गए और आखिरकार उस झील की ओर भी पहुंच गए जहां पर एक पुराना बंगला था। अब संदीप सिंह राजू की बातों को दरकिनार करते हुए उस बंगले की ओर बढ़ चले। सूरज अभी ढला नहीं था, इसीलिए उन्होंने सोचा बंगले के भीतर जाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अभी तो अंधेरा हुआ ही नहीं है। और वो उस पुराने बंगले के दरवाजे को खोलकर उसके अंदर घुस गए और उन्होंने देखा कि वहाँ चमगादड़ों का पसीरा है और अब उन्हें उसके भीतर ठंड का एहसास होने लगा। उन्हें इतनी जोर की ठंड लगी कि वो ठंड से कांपने लगे। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाजें सुनाई दी, तो उन्होंने पूछा, कौन है यहाँ? वे उस रोने वाले इंसान को ढूंढते हुए दूसरे कमरे में पहुँचे, लेकिन उन्हें वहाँ भी कोई नहीं दिखा। लेकिन आवाज तो अब भी आ रही थी। वो धीरे धीरे बंगले की और भी कमरों में चले गए, लेकिन तब भी उन्हें वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन बच्चों के रोने की आवाज अब भी आ रही थी और अब धीरे धीरे रोने वालों की संख्या बढ़ने लगी थी। वो आवाज पूरे बंगले में गूंजने लगी। फिर वो रोने वाले बच्चों की आवाजें इतनी तेज हो गई कि संदीप सिंह को लगा कि उनका सिर ही फट जाएगा और वे अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद करके वहाँ से पूरा दम लगाकर भाग गए और अपने गेस्ट हाउस पहुंचकर ही उन्होंने दम लिया। वो बहुत डरे हुए थे। तभी राजू ने पूछा, साहब क्या हुआ? कुछ नहीं, बहुत थक गया हूँ, मुझे अब आराम की जरूरत है। मैं अब अपने कमरे में जा रहा हूँ, हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम करूँगा और जब रात का खाना तैयार हो जाए तो मुझे जगा देना, संदीप सिंह बोले। जी साहब। और ऐसा कहकर राजू अपने काम में लग गया और इधर संदीप सिंह हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर अपने बिस्तर पर लेट गए। वो थके हुए थे, इसीलिए उन्हें फौरन नींद आ गई। तभी उन्हें फिर से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी, तो उनकी आंख खुल गई। उन्हें वो आवाज खिड़की के बाहर से आ रही थी, तो वे डरे सहमे से अपने बिस्तर से उठे और खिड़की के पास गए और उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया सिवाय अंधेरे के, और वे फिर अपने बिस्तर की ओर आने लगे। लेकिन तभी अचानक खिड़की के बाहर से दो घिनौने हाथ अंदर आ गए और उन हाथों ने उनकी गर्दन को जोर से दबोच लिया। वे अब चिल्ला भी नहीं पा रहे थे, उनका दम घुटता जा रहा था। उन्होंने अपनी गर्दन को उन घिनौने हाथों से छुड़ाने की बहुत कोशिश की और आखिरकार वो कामयाब हो गए और फिर उनकी आंख खुल गई। तब उन्होंने सोचा, मतलब क्या ये एक भयानक सपना था, सच्चाई नहीं? संदीप सिंह खुद को संभालने की कोशिश कर ही रहे थे कि इतने में राजू ने उनके कमरे के बाहर से आवाज लगाई, साहब खाना तैयार है, आ रहा हूँ। और फिर ऐसा कहकर संदीप सिंह ने अपने चेहरे का पसीना पोंछा और बिस्तर से उतरकर उन्होंने अपनी स्लीपर पहनी और बाहर बैठक में आ गए, जहाँ राजू पहले ही टेबल पर खाना लगा चुका था। संदीप सिंह ने अपने हाथ पैर धोए और खाने की टेबल पर आकर बैठ गए। तभी राजू ने उनकी प्लेट में खाना लगा दिया। संदीप सिंह खाना खाने लगे। वे खाना तो खा रहे थे, लेकिन उनका ध्यान कहीं और था। तभी राजू ने पूछा, क्या हुआ साहब, खाना आपके मन मुताबिक नहीं बना क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है राजू, मेरा ध्यान किसी और चीज पर लगा हुआ है। आज जो मैंने महसूस किया वैसा शायद अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया, संदीप सिंह ने बोला। क्या हुआ साहब, कहीं आप झील के किनारे वाले बंगले पर तो नहीं चले गए थे? राजू ने पूछा। हाँ, मैं वहीं चला गया था, संदीप सिंह ने कहा। मैंने मना किया था ना साहब, वहाँ मत जाइएगा। अब आपने खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है, राजू ने कहा। ऐसा कौन सा रहस्य है उस बंगले में? संदीप सिंह ने पूछा। साहब आप एक काम कीजिए, पहले शांति से खाना खा लीजिए, फिर मैं आपको उस बंगले की सारी कहानी सुना दूंगा, राजू ने कहा। ठीक है। और फिर ऐसा कहकर संदीप सिंह ने शांत मन से खाना खाया और उनके खाना खाने के बाद जब राजू भी
खाना खाकर और अपने सारे काम करके फुर्सत से हो गया तो उनसे बात करते हुए बोला, साहब वो 100 साल पुराना बंगला है, वहाँ एक अंग्रेज अफसर रहा करता था जो कि आप ही की तरह एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। फिर क्या हुआ था उस ऑफिसर के साथ? संदीप सिंह ने पूछा। तब राजू ने उस अंग्रेज फॉरेस्ट ऑफिसर की कहानी सुनाते हुए कहा, ये उस समय की बात है जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। इस इलाके में भी रॉबर्ट नाम का एक गोरा अफसर फॉरेस्ट ऑफिसर बनकर आया था और वो यहाँ के इलाकों में रहने वाले लोगों पर बहुत जुल्म करता था। यहाँ के लोगों की रोजी रोटी का साधन यहाँ का जंगल हुआ करता था। इन जंगलों से उन्हें शहद, जड़ी बूटियां और पेड़ों की छाल मिल जाती थी जो उनके काम आती थी और उसे बेचकर वो अपना गुजारा किया करते थे। लेकिन रॉबर्ट को ये मंजूर नहीं था। जिसे भी वो इस जंगल के कानून को तोड़ता हुआ देख लेता उसके कोड़ों से पिटाई करवाता, लकड़ियों से भरी बैलगाड़ियां खिंचवाता और वो ना जाने कितने ही लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार चुका था। पूरे इलाके में उसकी दहशत थी। इसी तरह एक बार एक बुढ़िया उसे इस जंगल में लकड़ी काटते हुए दिखाई दी। उस बुढ़िया के साथ उसके 2 पोते भी थे। एक बेचारा 5 साल का था और एक 7 साल का। उस गोरे अफसर ने ये तक नहीं देखा कि वो एक बूढ़ी औरत है, लाचार है। उसने उस बूढ़ी औरत की भी कोड़ों से इतनी पिटाई करवाई कि वो उस दर्द को सहन नहीं कर पाई और मर गई। उसके दोनों पोतों को उसने उस बंगले के तहखाने में बंद कर दिया और इन बच्चों ने रो रो कर भूख प्यास के कारण 2 ही दिन में अपने प्राण त्याग दिए। और फिर उस गोरे अफसर के जुल्म से तंग आकर उस बुढ़िया के बेटे ने एक रात उस बंगले में घुसकर गोरे अफसर और उसकी पत्नी मारिया की गर्दन कुल्हाड़ी से उड़ाकर अलग कर दी और उसके बच्चों को भी उसी तरह मारा जैसे कि उसने उसके बच्चों को मारा था। फिर एक अंग्रेजी पुलिस अफसर ने उस बुढ़िया के बेटे को गिरफ्तार कर लिया और उसी बंगले के बगल में लगे एक पेड़ पर इलाके के लोगों के सामने उसे फांसी दे दी गई ताकि इस इलाके के लोगों में दहशत बनी रहे और फिर कोई अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ आवाज न उठा सके। और साहब यही है उस बंगले का रहस्य, राजू बोला। तो फिर वो मेरे पीछे क्यों पड़ गए? संदीप सिंह ने पूछा। साहब वहाँ 100 सालों से आत्माएं रहती है और आपने उन्हें छेड़ दिया है, इसीलिए वो आपके पीछे पड़ गई है, राजू ने कहा। तो अब क्या होगा? संदीप सिंह ने पूछा। कुछ नहीं होगा साहब, आप बस उस जगह चलिए जहाँ उस बुढ़िया के लड़के को फांसी लगाई गई थी। वो पेड़ इतने सालों बाद भी सही सलामत खड़ा है जहाँ उसे फांसी लगी थी। वहाँ उस पेड़ के पास जाकर बस आप उससे माफी मांग लीजिए, फिर आपको कभी कोई आत्मा परेशान नहीं करेगी, राजू ने कहा। अब संदीप सिंह को बंगले का रहस्य पता चल चुका था। उन्होंने वैसा ही किया जैसा राजू ने उनसे करने के लिए कहा। उसके बाद संदीप सिंह ने उस पेड़ के पास जाकर माफी मांग ली और फिर वो उस इलाके में 2-4 दिन और रहे, लेकिन किसी भी आत्मा ने उन्हें परेशान नहीं किया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और भी भूतिया, डरावनी, रहस्यमयी कहानियों को सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।